आई एम श्योर कि आप लोगों ने एज ए लॉ स्टूडेंट आप लोगों ने अपने लाइफ में अभी तक वो एक मूवी आई थी दामिनी। दामिनी मूवी आई थी सन्नी देओल की, वो आप लोगों ने पक्का देखी होगी, श्योर देखी होगी। अगर इनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, ठीक है। उसमें से कौन सी चीज़ अपने सेक्शन 11 को रिलेट करेगी वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। उसमें बहुत कुछ लॉ से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप उसको एक बार जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, याद रह जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स को बहुत इजी मोड में बता दिया गया, ये यूं कहिए कि लीगल प्रिंसिपल वहाँ पर शो कर दिया गया, बता दिया गया, लेकिन हम लोग उसको उस एंगल से देखते ही नहीं है। हम लोग तो बस उसका मसाला देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, आप लोगों को एक सीन अब मैं आपको बताता हूँ कि दामिनी वाली मूवी में एक काम वाली महिला रहती है, लड़की रहती है, उसके साथ कुछ लोग मिलकर रेप कमिट करते हैं। और इसमें जो दिखाया गया है कि एक पुलिस वाला है, एक वकील साहब हैं जो कि आपका पता ही है, अमरीश पुरी साहब हैं, ये सारे लोग करप्ट हैं और ये गलत का साथ देते हैं, इस टाइप से कुछ दिखाया गया है। तो इसमें मुझे बताने के लिए जो सीन है आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है यहाँ पर, याद कीजिएगा एक सीन जब उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है कि भाई उसके साथ रेप कमिट हो गया। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, उसके बाद कुछ समय के बाद वो मर जाती है। नाउ उसी बीच में एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, और पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बताता है कि एक उसके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, और जिस सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने खुद को मार लिया और मैंने खुद से सुसाइड कर लिया, ये बात वहाँ पर मेंशन की थी। इतना बोलना था कि आपका जो मूवी का जो हीरो है सन्नी देओल, और वो जो लड़की है, नाम मुझे याद नहीं, मीनाक्षी शायद नाम, मीनाक्षी कुछ जो भी नाम है, वो लड़की बोलती है कि ये सब झूठ है, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उस लड़की को पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था, तो पहली बात कि वो लिख पढ़ नहीं सकती थी, तो उसने सुसाइड नोट लिखा कब और कैसे, बहुत बड़ी बात। यानी शी वॉज एन इलिटरेट पर्सन, तो इलिटरेट थी तो उसने कब लिख लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कभी उसने लिख लिया होगा, नंबर वन। नंबर टू, इसी बीच में भाई सन्नी देओल साहब भी की एंट्री होती है। उन्होंने भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि जो आप चिट्ठी बता रहे हो कि उसने सुसाइड नोट में लिखी है, और सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन सेक्स, तो जिस समय उसके हाथ में चिट्ठी जिस समय उसने चिट्ठी लिखी, उस समय तो उसके हाथ में खून लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था। और आप जो चिट्ठी दिखा रहे हो वाइट पेपर वाला, उस पर तो एक बूंद भी ब्लड का स्पॉट नहीं है, कोई दाग ही नहीं। मतलब कि अगर एक औरत अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो वो लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, तो उसने सुसाइड नोट लिख कैसे दिया। और दूसरी बात कि अगर उसने अभी मरने के पहले लिखी, जबकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके हाथ में खून लगा है, पूरे शरीर से खून खून लग रहा है, तो उस कंडीशन में उस पेपर पर भी, उस कागज पर भी खून लगा होना चाहिए। यानी कि जो या तो पुलिस वाला बोल रहा है या तो वो सही है, या तो ये जो एक्टर एक्ट्रेस बोल रहे हैं वो सही है। यानी या तो वो महिला पढ़ी लिखी थी तो उसने सुसाइड नोट लिखा होगा, या तो बिल्कुल अनपढ़ थी, सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकती थी। मतलब क्या निकलता है, यानी कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं, असंगत हैं। यानी जो पढ़ी लिखी नहीं है वो सुसाइड नोट लिख नहीं सकती, और जो अगर सुसाइड नोट लिख दिया है तो वो पढ़ी अनपढ़ नहीं हो सकती। अगर उसने मरते समय लिखी है चिट्ठी, सुसाइड नोट लिखा है अपना, तो फिर उस ब्लड का सैंपल, ब्लड लगा होना चाहिए उस वाइट पेपर पर। या तो फिर नहीं लिखा है, उसने किसी से कोई बाहर लेकर के आया है, इम्प्लांट कर दिया है, या कोई बाहर से आया है, कोई साजिश का हिस्सा है। मतलब क्या होता है कि एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है,
दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। उसी तरीके से एक आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा कि भाई उसने एक आदमी के खिलाफ खूब बुरा भला लिखा चिट्ठी में और वो चिट्ठी भेज दिया। सो ए के ऊपर एलिगेशन लगा कि बी के खिलाफ उसने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, उसमें जम के पेट भर भर के जितनी गालियां दे सकता था उतनी गालियां लिख करके उसने बी को भेजी। सो टोटली डिफामेटरी आर्टिकल, टोटली डिफामेटरी थिंग्स। नाउ अब के इसमें भी वही बात आती है। अब ए के ऊपर एलिगेशन है कि ए ने चिट्ठी लिखी और उसमें जी भर भर के गालियां लिखी। दिस इज द एलिगेशन ऑफ ए कौन है? अक्यूज्ड है। अक्यूज कहता है भाई मैं तो पढ़ा लिखा हो ही नहीं, आई एम ए लिटरेट पर्सन, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, तो फिर मैंने कब लिख दी इनको चिट्ठी और कब इनको गालियां दे दी? चलिए मुंह से दिया, कब मैंने लिख के गालियां दी इनको? यानी कहने का मतलब जब मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं तो मैं चिट्ठी नहीं लिख सकता। इसका मतलब या तो जो चिट्ठी लिखी गई है वो गलत है, या तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ये गलत है। यानी वैसे वर्षा उलट के देखिए तो या तो वो आदमी पढ़ा लिखा होगा, झूठ बोल रहा होगा, या तो वो चिट्ठी फिर लिखी होगी और वो झूठ बोल रहा होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं? फैक्ट निकल के आया कि ए ने बी के खिलाफ चिट्ठी लिखी खूब गाली दे दे के। उसी तरीके से फैक्ट अभी आपको मैंने मूवी के थ्रू बताया, उस लड़की ने एक सुसाइड नोट लिख लिया, उस गर्ल ने एक सुसाइड नोट लिखा। तो ये दोनों फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। फैक्ट जो है रेलिवेंट फैक्ट से एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। फैक्ट क्या है? चिट्ठी। अब उसमें है कि उसने लिखी कि नहीं लिखी, तो दोनों चीजें साथ में मिल ही नहीं रही हैं, दोनों में कहीं ना कहीं समानता नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा इनकंसिस्टेंसी है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को जो इनकंसिस्टेंसी है, इसी गैप को सेक्शन 11 कहता है कि भैया रिलेवेंट होगा। मतलब जो बात कही गई कि हाँ या तो वो आदमी इलिटरेट है, दोनों अपोजिट है। एक ने कहा कि जी वो तो इलिटरेट है तो चिट्ठी लिख नहीं सकता, तो बात क्या हो गई? या तो चिट्ठी लिखी या तो नहीं लिखी। तो ये क्या है? दोनों दो चीजें हैं, फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इन दोनों के बीच में कहीं कोई समानता नहीं है, दोनों एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट हैं। तो कोई भी ऐसा तथ्य जो इनकंसिस्टेंसी को दिखाता है, ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा तथ्य जो इनकंसिस्टेंसी को दिखाता है, तो फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ द अदर फैक्ट्स, तो वो इनकंसिस्टेंट विथ एनी अदर फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो अगर कोई फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट होगा फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से, वो सेक्शन 11 में जाके क्या होगा? रेलिवेंट हो जाएगा, वो भी लीगली रेलिवेंट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कहता है कि वो लीगली रेलिवेंट हो जाएगा। तो ये बात भी यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है? इसी तरीके से और भी बहुत सारे सिनेरियो ले सकते हैं। एक और सिनेरियो हम लोग ले सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की पैटर्निटी को डिसाइड करने का मैटर आपकी कोर्ट में आ गया है, यानी आपको यह डिसाइड करके बताना है कि इस बच्चे का बाप सो कॉल्ड एक्स नाम का पर्सन है भी कि नहीं है। तो जो एक्स नाम का पर्सन है वो कहता है कि भाई मेरा वाइफ के पास कोई भी एक्सेसिबिलिटी या सो कॉल्ड, ये जो महिला अभी मेरी वाइफ है वो उसके पास मेरी कोई भी एक्सेसिबिलिटी थी ही नहीं, सो नॉन एक्सेसिबिलिटी वाज देयर। तो दो बातें हो रही, बच्चे का बाप अगर डिसाइड करना है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी को बताना पड़ेगा, और अगर नॉन एक्सेसिबिलिटी है तो इसका मतलब उस बच्चे का बाप कोई और है। दोनों दो चीजें, यानी फैक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य के ठीक इनकंसिस्टेंट है। तो कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू का इनकंसिस्टेंट होगा। फैक्ट इन इशू क्या है? विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य का मतलब होता है जो विवाद उत्पन्न करे,
जो झगड़ा क्रिएट करे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम क्रिएट क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या इस बच्चे का बाप एक्स नाम का पर्सन है? दिस इज द क्वेश्चन। ये विवाद है। इसी को इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्यार से लिख देता है लीगली कि दिस द क्वेश्चन बिफोर यू। द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन का मतलब फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य आपके लिए हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन आया चल करके किस बच्चे का बाप कौन है। तो अब इससे रिलेटेड ये एक्स नाम का पर्सन है कि नहीं, कौन है मतलब एक्स नाम का पर्सन है कि नहीं, तो ये विवाद हो गया। वो कहता है, विवाद कब होता है? फैक्ट इन इशू कब होता है? जब एक कहता है और दूसरा कहता है नहीं है। यानी वो लड़की कहती है कि है, उसकी माँ कहती है, या बच्चा कहता है कि यही मेरा फादर है और फादर डिनाई करता है। तभी तो विवाद उत्पन्न होगा, तभी तो ये फैक्ट इन इशू बनेगा। तो कहता है कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू के इनकंसिस्टेंट होगा, उसको हम सेक्शन 11 के अंदर रेलिवेंट कर लेंगे। तो यहां पर ये बात जो कि इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रही है, एक कह रहा है कि हाँ मैं उसके पास गया ही नहीं, इसकी मदर के पास, और बच्चा कह रहा है नहीं जी ये तो मेरा ही फादर है। तो जो बात इनकंसिस्टेंसी शो करता है उसको हम यहां पर रिलेवेंट कर लेते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत फेमस है सेक्शन 11 के लिए, लेकिन उससे आगे है, बहुत कुछ ऊपर है सेक्शन 11, इसीलिए सेक्शन 11 बहुत लोगों को मार्क्स भी कम उठता है, क्योंकि वो एक ही फैक्ट, एक ही चीज लिख के चले आते हैं। सेक्शन 11 में एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो जिसको हम एलीबाई कहते हैं। तो उसका भी पॉइंट जरा समझिए, उसको कैसे इसके साथ जोड़ेंगे। यहां पर कहीं पर प्ली ऑफ एलीबाई लिखा ही नहीं गया है, ये कहीं भी नहीं लिखा है प्ली ऑफ एलीबाई, या एलीबाई वर्ड लिखा ही नहीं है। कहां लिखा है एलीबाई? जिसमें कहीं है एलीबाई, फिर भी एलीबाई जबरदस्ती क्यों डाल रहे हैं भाई? क्यों कॉलेज लाइफ से तोते की तरह रट के बैठे हो? रूट लर्निंग की एलीबाई, एलीबाई है सेक्शन 11। कैसे है? कभी सोचा है कि कैसे है सेक्शन 11 एलीबाई? एलीबाई का मतलब होता है समवेयर एल्स। एलीबाई जो वर्ड होता है ALIBI, एलीबाई का मतलब होता है समवेयर एल्स। मतलब हिंदी में बोलते हैं तो कहीं दूसरी जगह पर उपस्थित होना, किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंस दिखाना, अन्यत्र उपस्थिति, शुद्ध हिंदी बताया तो हम लोगों ने एक रट लिया है, तोते की तरह दिमाग में डाल लिया है कि ए नाम का पर्सन है, बी को मार दिया, ऐसा इसके ऊपर एलिगेशन है। ए के ऊपर एलिगेशन है कि इसने बी का मर्डर कर दिया। दिस इज द एलिगेशन ऑन ए। अच्छी बात है। अब ए कहता है कि जनाब जिस तारीख को 1 जनवरी 2021 को इसका मर्डर हुआ बी का, और उस 1 जनवरी 2021 को मैं तो दुबई के बीच पर, दुबई में जाके मस्ती कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। देखिए यहां पर क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। आप इस चीज को, एलीबाई क्या करता है? अन्यत्र उपस्थिति का मतलब इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। एक आदमी कह रहा है कि हाँ जी मर्डर के दिन 1 जनवरी, मर्डर कहां हो रहा है? इंडिया में, मान लीजिए दिल्ली में, दिल्ली इंडिया में मर्डर हुआ। तो प्रोसिक्यूशन का कहना है भाई कि इसने मारा है, दिल्ली में इसने मारा है, ए ने मारा है। और वो कहता है कि जिस समय हुआ और जिस दिन हुआ उस दिन तो था ही नहीं, और उस समय में बिल्कुल था नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने मारा है। तो अब यहां फिर से इनकंसिस्टेंसी, यानी जिस समय घटना हुई उस समय मैं मौजूद नहीं था। तो कोई भी बात जो, या कोई भी फैक्ट वो, जो कोई भी एविडेंस वो जो इस बात को दर्शाती होगी, जो इस बात को ओपनली क्लियर करती होगी, जिससे यह पता चले कि घटना के वक्त, घटना के दिन, घटना के समय ए प्रेजेंट नहीं था एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, तो ये क्या हो गया? अगेन इनकंसिस्टेंसी। सो फैक्ट इनकंसिस्टेंस विथ द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू क्या है? यहां पर इस एग्जांपल में फैक्ट इन इशू क्या है? विवादक तथ्य क्या है? वेदर ए हैज मर्डर्ड बी ऑन पर्टिकुलर डेट, क्या ए ने बी को मारा है 1 जनवरी 2021 को? दिस इज द फैक्ट इन इशू। ये विवादक तथ्य है। प्रोसिक्यूशन का कहना है मारा है, एक्यूज्ड कहता है जी मैंने नहीं मारा है, हो गया विवादक तथ्य। जब मैं कहूंगा अभी 8 बजे हैं सुबह के, आप भी कहोगे 8 बजे हैं सुबह के, तो कोई झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा तो तब होगा ना कि मैं कहूंगा सुबह हुए हैं 8 के, आप बोलोगे रात के 8 बज रहे हैं सर, तो हो गया झगड़ा।
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फैक्ट इन इशू। तो विवादकता, तो यहां पर यही पॉइंट है। तो अगर ऐसे पॉइंट्स के लिए कोई भी ऐसा फैक्ट जो निकल के आता, तो फैक्ट क्या निकल के आया कि उस दिन भाई मैं दुबई में था, दिस इज द फैक्ट, आई वॉज इन दुबई, तो दिस इज द फैक्ट। इस फैक्ट को सेक्शन 11 कहता है रिलेवेंट है, क्योंकि इससे पता चलेगा ना भाई कि हाँ वो कहता है, अक्यूज कहता है कि जी मैं दुबई में था, तो इससे पता चलेगा कि या तो वो सचमुच में दुबई में था, यानी वो अगर वो दुबई में था तो दिल्ली में मर्डर नहीं कर सकता था, और अगर वो मर्डर के प्लेस पर मौजूद था तो वो दुबई में नहीं हो सकता था। तो दोनों चीजें तो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो इसी तरह के इनकंसिस्टेंसी वाले अगर फैक्ट को सामने रखता है तो वो है सेक्शन 11, और कहता है कि ये फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। मतलब इसको आपको पॉइंट में ले लेना है, आप एडमिसिबल बना लेंगे। इसके बेस पर आप किसी का कन्विक्शन तय कर सकते हैं, किसी का क्विटल तय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सब कुछ सही हो, आप इसकी कोरबोरेशन करा लें। देखिए एक लाइन यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, खुश होने की जरूरत नहीं होती है प्रोसिक्यूशन को। अगर कोई प्रोसिक्यूशन कहता है कि जी मर्डर के दिन, जैसे यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल में कि मर्डर के दिन वो घटनास्थल पर था, और ये कहता है कि जी मैं दुबई में था, लेकिन ये बात ये साबित नहीं हो पाती है कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये बंदा दुबई में था। ये साबित नहीं हो पाया कोर्ट में कि ए वाज इन दुबई ऑन द डेट व्हेन बी वाज मर्डर्ड, ये बात नहीं साबित होती। तो साबित नहीं हुई तो प्रोसिक्यूशन इसमें खुशी नहीं मना सकता, होली नहीं खेल सकता, बैठ के मस्ती नहीं कर सकता है कि इसका मतलब कि उसी ने मर्डर किया, ही इज द अक्यूज्ड पर्सन। अरे भाई दुबई में नहीं था तो यूएस में होगा, यूएस में नहीं होगा तो भाई अमेरिका में होगा, कहीं तो होगा यार, लंदन में होगा, कहीं तो होगा, लेकिन तुम्हारे घटनास्थल पर नहीं था। तुम प्रोसिक्यूशन हो, तुम भी तो साबित करो ना कि घटनास्थल पर मौजूद था। बिना घटनास्थल पर आए तुमको मार कैसे दिया तुम्हारे आदमी को, हाउ इट इज पॉसिबल। अगर कोई कहता है कि जी मुझे उसने डंडे से मारा, तो डंडे से मारने के लिए घटनास्थल पर तो होना चाहिए ना। अब भूत के एग्जिस्टेंस को लॉ मानता नहीं है, भूत होते हैं कि नहीं होते दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट लॉ तो नहीं मान रहा ना इसको कि भूत बन के मार दिया। तो ये एक छोटी सी बात थी, वो मैंने बताई। चलिए, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इसलिए सिर्फ इसको प्ली ऑफ एलिबाई तक कन्फाइन करके मत सोचना कि ये सिर्फ प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई जैसे 3-4 चीजें हैं। प्ली ऑफ एलिबाई तो जस्ट एक एग्जाम्पल है सेक्शन 11 के लिए, हम लोग उसको रट लेते हैं बस, ठीक है। चलिए मैं आपको क्लियर करके शुरू से बता देता हूं कि क्या चीज है सेक्शन 11। देखिए यहां सेक्शन 11 को जरा आप ध्यान से और टेक्निकली समझेंगे क्या मतलब निकलता है सेक्शन 11 का। देखिए कहता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। इसको समझने की कोशिश करना है, आपके दिमाग में बस इतना याद रखना है 5 to 55 रिलेवेंट होगा, रिलेवेंट होगा तो एडमिसिबल होगा, एडमिसिबल होगा मतलब सजा या तो अक्विटल, दोनों में से एक चीज। सो व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, फैक्ट अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है। अब बंदा दुबई में था तो उससे हमें क्या मतलब है यार, तुम दुबई में रहो, चाहे यूएस में रहो, चाहे पटना में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, उससे क्या मतलब है। When facts not otherwise relevant, so फैक्ट ये था कि वो दुबई में था, तो ये रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, बट वो बाद में क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है कि अच्छा वो दुबई में था, ये तो रिलेवेंट है क्योंकि उसका रिलेशन आता है। तो देखिए यही चीज यहां से, सो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। कब होगा रिलेवेंट उसका दुबई में रहना, इफ दे का मतलब फैक्ट, फैक्ट क्या था दुबई वाला। सो इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा विथ एनी फैक्ट इन इशू, अगर वो इनकंसिस्टेंट है विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, तो हम उस फैक्ट को सेक्शन 11 के तहत रिलेवेंट मान लेंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब समझिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत, असंगत का मतलब जो ठीक एक तरीके से उल्टा है, उसके सिमिलर माइंड का नहीं है, सिमिलर नेचर का नहीं है, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। रटना नहीं, समझते जाओ एक एक शब्द का मतलब। सो फैक्ट दे आर इनकंसिस्टेंट, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, तो वो फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट हो गया यानी असंगत हो गया,
उल्टा हो गया, किससे? विथ एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट इन इशू, विथ एनी फैक्ट इन इशू। सो किसी भी फैक्ट इन इशू से अगर इनकंसिस्टेंट होता है तो भाई फैक्ट इन इशू ये है कि ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। और उसका ठीक उल्टा है कि ये तो दुबई में था। अगर ए ने बी का मर्डर किया तो ए को बी के पास होना चाहिए था, घटनास्थल पर होना चाहिए था। तो ठीक उल्टी सी बात आ रही है, इनकंसिस्टेंट पॉइंट है, रिलेवेंट ही नहीं है। ए ने बी को मार दिया, ए कहता है कि भाई मैं तो दिल्ली में नहीं था, मैं तो दुबई में था, कोई रिलेशन ही नहीं है, लिंक नहीं है। लेकिन वो लिंक बन जाता है ड्यू टू सेक्शन 11 और रेलेवेंट फैक्ट। एक बात। दूसरी बात, इफ बाय देमसेल्व्स फैक्ट्स की बात, और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल। बताऊंगा हाईली प्रोबेबल। दूसरा कंडीशन बता रहा है, देखिए दो तरह के फैक्ट को देखो, सीधा एक चीज याद रखना दिमाग में, अभी थोड़ा और समझ लो और आराम से। सेक्शन 5 से 55 के बीच में बस आपको यह ध्यान में रखना है, हमेशा से रिपीट कर रहा हूं, कि किस तरह के फैक्ट को हम रेलिवेंट मान सकते हैं और किसको रेलिवेंट नहीं मान सकते हैं। अगर हम किसी फैक्ट को रेलिवेंट मान सकते हैं तो किस सेक्शन के अंदर वो रिलेवेंट मान सकते हैं, यही आपको पता रखना है। आपको शुरू में बताया कि एक आदमी कहता है कि जी मैं घटनास्थल पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने अपने कानों से सुना था। भाई तू घटनास्थल पर था, तूने अपनी आंखों से देखा था, तूने अपनी कानों से सुना था, तो साबित करो। अगर वो इस चीज को साबित कर देता है कि हाँ जी वो घटनास्थल पर था, उसने अपनी आंखों से देखा था, अपनी कानों से सुना था, और जो आपकी कोर्ट में आके कह रहा है वो बिल्कुल सही है, 101% ट्रू है, तो फिर ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, ये जो बात है, सेक्शन 6 के अंदर क्या हो गया? रेलिवेंट हो गया। उसी को आप लोग, हम लोगों ने रट के नाम दे दिया, रेस जेस्टे बोलते हैं लैटिन वर्ड में। सो सिंपल। इसी तरीके से आपको मैंने पहले भी बताया, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। अगर मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, तीनों में से कोई भी एक हो, ये थोड़े है कि तीनों का तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी में मोटिव है, प्रिपरेशन, कोई ऐसा फैक्ट निकल के आया जो मोटिव बताता है, कोई ऐसा फैक्ट निकल के आया जो प्रिपरेशन बताता है, जो कंडक्ट बताता है, तो सेक्शन 8 के अंदर रिलेवेंट हो गया। जो कॉज बताएगा, जो ओकेजन बताएगा, जो इफेक्ट बताएगा, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा तथ्य जो ओकेजन बताएगा, कॉज बताएगा, तो उसको हम क्या करेंगे? सेक्शन 7 के अंदर रिलेवेंट। उसी तरीके से इंट्रोडक्टरी फैक्ट आता है, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट आता है, तो वो चीज कहां रिलेवेंट हो जाती है? सेक्शन 9 में। कॉन्स्पिरेसी वाला फैक्ट वहां पर आया तो कहां रिलेवेंट हो गया? सेक्शन 10 में। उसी तरीके से कोई ऐसी बात जिसका कि फैक्ट इन इश्यू से कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई ऐसी बात जिसका फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, वो फैक्ट भी कम वक्त रिलेवेंट हो जाता है ड्यू टू सेक्शन 11। तो चलिए अब इसको जरा आराम से समझ लो, क्लियर करके यहां से देखिए। यहां आप लिख देंगे सेक्शन 11, इसका भी मैं डायग्राम आपको दे देता हूं। इसका हेडिंग क्या बोलता है? मार्जिनल नोट्स, व्हेन फैक्ट्स नॉट otherwise, when facts not otherwise relevant, अब क्या हो जाएगा? बाद में हो गया relevant। यही तो कहा है। अब इसके बाद कहता है, इसमें अब आता है, यहां से आती बात, कहता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। कोई फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट नहीं थी, लेकिन वो रेलिवेंट होगा।
भाई क्यों हो जाएगा? ऐसा क्या खास है बात है कि जो, देखिए इसीलिए फैक्ट को पकड़ के रखेंगे। फैक्ट का मतलब अगर आप बार बार रिपीट करके देख लेंगे अपने बेयर एक्ट में पीछे से या जो बताया उससे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है उसी का मीनिंग नहीं पता है। जिस पर्सन से आप बार बार टकरा रहे हैं उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं है, तो आपके टकराने का मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, सो नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, लेकिन कब क्या हो जाएगा? नॉट अदरवाइज रेलिवेंट इफ इफ पहला इफ दे का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्स आर क्या? इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सो इनकंसिस्टेंट विथ किससे? विथ एनी फैक्ट इन इशू, किसी फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट होगा, और विथ एनी रेलिवेंट फैक्ट, और विथ एनी रेलिवेंट फैक्ट, और विथ एनी रेलिवेंट फैक्ट। एक बात। उसी तरीके से दूसरी बात, यानी कि ये सिचुएशन देखिए, नंबर 1 का मतलब क्या है? अच्छा पहले लिखो, इफ बाई देम सेल्व्स, यहां पर दे नहीं लिखा है, यहां देम सेल्व्स लिखा है। सो इफ बाई देम सेल्व्स और इन कनेक्शन विथ किसके साथ? अदर फैक्ट्स। तो यहां पर रुक जाएंगे, और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स। दे का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्स। दे मेक दी क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस किस चीज का? ऑफ एनी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट। क्या कर देगा? हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। सो यहां समझना है, ये हाईली प्रोबेबल हो सकता है या इम्प्रोबेबल हो सकता है। हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, यहां इम लिखा, इम्प्रोबेबल। तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे आपको मैंने शुरू में बिल्कुल क्लास की इनिशियल स्टेज पर क्या कहा, मैंने दामिनी मूवी का एग्जांपल दिया। या तो वो लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसने अपना लिख दिया सुसाइड नोट, या तो अनपढ़ थी, किसी और ने लिख करके उसके हाथ में लगा दिया। या तो उसने उस समय लिखा था, या तो उस समय नहीं लिखा था। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट इन इशू क्या है? यही तो फाइंड आउट करना होता है, कुछ है ही नहीं इसमें। विवादक तथ्य क्या है यहाँ पर? विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू ये है कि क्या उस लड़की ने मरते समय अपना सुसाइड नोट लिखा था? पुलिस वाला कहता लिखा है, दामिनी कहती है नहीं लिखा है। हो गया विवादक तथ्य, हो गया फैक्ट इन इशू, हो गया झगड़ा। पुलिस वाला कह रहा लिखा है, उसने कहा कि नहीं लिखा है, हो गया। अब कंट्रोवर्शियल पॉइंट यहां पर निकल ये अब यहां पर ये तो फैक्ट इन इशू दिख गया। अब फैक्ट ये निकल के आया सामने से, जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं। फैक्ट ये निकल के आता है कि वो तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। ना तो वो पढ़ सकती थी, ना तो लिख सकती थी। लिखना पढ़ना दोनों उसके लिए बेकार, नहीं समझ सकती थी। उसके पढ़े लिखे होने का उसके मरने से कोई रिलेशन ही नहीं था। अरे कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो नहीं मरता है क्या? वो भी मरता है। कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं मरता है क्या? मरता है। तो मरने से कोई रिलेशन नहीं था। मैटर क्या था? सुसाइड से रिलेशन था उसका। तो सुसाइड क्या पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता है क्या? अनपढ़ आदमी सुसाइड नहीं करता है? दोनों करते हैं सुसाइड। तो कोई भी, सुशांत सिंह कर लिया पढ़ा लिखा आदमी, तो कोई भी कर सकता है सुसाइड। द पॉइंट हियर इज कि सुसाइड तो किया, क्या सुसाइड नोट लिख करके मरी? दिस इज द पॉइंट। वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट है तो वो यहां पर ले लिया। अब ये दूसरा वाला पॉइंट भी समझते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात होती है।
एक बंदे के ऊपर एलिगेशन लगा कि वो नकली नोट, जाली नोट समझते ना, फेक करेंसी, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फेक करेंसी लेके घूम रहा था, उसको इसलिए पकड़ा गया। तो उसने ये कहा कोर्ट में जाकर के, आपकी कोर्ट में आया और उसने उसने कहा कि जनाब मुझे पकड़ के लाया गया कि फेक करेंसी मैं लेके घूम रहा था। और ये फेक करेंसी वाला जो होता है ना, जाली नोट वाला केस, ये बड़ा खराब होता है, क्योंकि इसमें मेंस रिया से मतलब नहीं होता है, एक्टस रिया अगर दिख गया तो बात खत्म हो गई। सुनाओ, अब यहां पर उसने ये कहा कि भाई मेरे पास तो है, लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, एक बात बताता हूं कि जैसे जाली नोट मेरे को, एलिगेशन क्या है, ए ने बी को जाली नोट दिया, ए ने, ऐसा समझिए, एलिगेशन ये है कि ए ने बी को जाली नोट दिया, तो अब ये क्या है, बी, बी पकड़ा गया, बी पकड़ाया, बी पकड़ाया करेंसी के साथ। अब इसका कहना है कि जी ए ने मुझे दिया, बी पकड़ाया, बी इज द अक्यूज पर्सन, नॉट ए इज द अक्यूज पर्सन। ये कहता है कि जनाब ए ने मुझे दिया। तो फिर उसने एक और बात बताई स्टेटमेंट में कि ए ने मुझे ही नहीं, सी को भी दिया, डी को भी दिया, ई को भी दिया, एफ को भी दिया, ये सबको उसने दिया। अब ये सबको उसने दिया, उससे हमें क्या मतलब भाई, आपका मैटर तो बी से है, ए से है, आप कहेंगे सर इसका क्या लेना देना है, ए ने सी को भी जाली नोट दिया, डी को भी दिया, ई को भी दिया, एफ को दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके केस में क्या है। मतलब कि ये है जो सबको बांट रहा था, तो सबको बांटने के चक्कर में यानी सबको दे रहा था, उसमें इसको भी दे दिया। तो ये जो फैक्ट है, इसको सबको दे रहा था, सी डी ई एफ सबको दे रहा था, ये अगेन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पर हाईली प्रोबेबिलिटी है, हाईली प्रोबेबल है कि जब सी डी ई को दिया गया उसी टाइम बी को भी मिल गया, उसी टाइम बी को भी मिल गया। तो ये क्या हो गया, सेक्शन 11 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा।